हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जल्दी फैमिली में स्वागत करता हूँ। आज है 9 अप्रैल 2022। आज का न्यूज़ एनालिसिस कवर करने के पहले सबसे पहले हम लोग कोटेशंस कवर करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट आपके सामने ये रहा: इतिहास सोते वक्त सपने देखने वाले नहीं बल्कि दिन में जगते हुए सपने देखने वाले रचते हैं। तो वो सपने जो आपको जगते हुए आप देख पा रहे हैं, वही लोग जो है वो इतिहास रच पाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। यानी जो सोते वक्त सपने देखते हैं वो इतिहास ना रचते हैं, बल्कि जो जगते हुए सपने देखते हैं वो इतिहास रचते हैं। तो इतना मेहनत कीजिए, इतना डेडिकेशन दिखाइए अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने को लेकर के कि जो सपने बाकी लोग सोते हुए देख रहे हैं वही सपने आप जगते हुए देखें। ये ध्यान रखते चलेगा। इतना डेडिकेशन होना चाहिए उस लक्ष्य तक पहुंचने को लेकर के, जिसके बेसिस पे आप दिन में उसको प्राप्त करने को लेकर के सपने देख रहे हैं, वो भी जगते हुए। ये ध्यान में रख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। और सबसे पहले न्यूज़ में हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट डेज कवर करते हैं। आइए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं 9 अप्रैल 2022 के लिए। देख सकते हैं सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं राइजिंग डे, स्थापना दिवस। यहाँ पे देख सकते हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स को लेकर के 247वां स्थापना दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। कब सेलिब्रेट किया गया? 8 अप्रैल को। सशस्त्र से शक्ति, स्ट्रेंथ थ्रू आर्म्स की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो कि मिलिट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में ये सारी चीजें आती है। फोर्स बिहाइंड द आर्म्ड फोर्सेस, तो सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है 8 अप्रैल को। ये ध्यान में रख सकते हैं। सेना आयुध कॉर्प्स ने 8 अप्रैल 2022 को अपना 247वां स्थापना दिवस मनाया है। 8 अप्रैल 1775 को ऑर्डिनेंस बोर्ड की स्थापना के साथ कॉर्प्स अस्तित्व में आया था। इससे एक बड़ी और जटिल सूची के प्रबंधन और सेना को रसद सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस, यहाँ पे 8 अप्रैल 1775 को इसकी स्थापना हुई थी, बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस की, जो कि एक इंटरेस्ट करता है किसी भी टास्क को मैनेज करने को लेकर के बड़े लेवल पे कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री के साथ, और एक तरह से सपोर्ट प्रदान करता है आर्मी को। ये ध्यान में रख सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल RKS कुशवाहा, ये डायरेक्टर जनरल है ऑर्डिनेंस सर्विसेज के। ये ध्यान में रख सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल RKS कुशवाहा महानिदेशक आयुध सेवा है। ये ध्यान में रखिएगा। 247वां स्थापना दिवस आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का 8 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आज का सबसे पहला न्यूज़ ये रहा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर न्यूज़ की तरफ। ठीक है, क्लियर। जल्दी से सभी को इनवाइट कर दीजिए, सेशन को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत से लोगों को, मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी क्लासेस सर्च कर रहे हैं, उन तक क्लासेस नहीं पहुंच पा रही है, तो उन तक भी ये सेशन लिंक को पहुंचाएं ताकि वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें रेगुलर बेसिस पे, जैसे पहले किया करते थे। ठीक है, आप लोग तो पहले से कनेक्टेड है मेरे साथ, तो बाकी लोग, जो लोग कनेक्टेड नहीं है, जो अभी भी मेरे प्रोफाइल को या फिर मेरे क्लासेस को मिस कर रहे हैं या फिर सर्च कर रहे हैं, जो पहले से कनेक्टेड थे वो कनेक्ट होना चाहते हैं मेरे से, तो उन तक चीज़ों को पहुंचाने का कृपया काम करें ताकि वो भी आपके साथ सारी चीज़ें कवर कर सकें। हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए सभी लोगों को यहाँ पे इनवाइट करने को लेकर के, ताकि एज इट इज़ आपके साथ साथ उनका भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो सके, जिस तरह से आपका स्ट्रांग होते हुए चल रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लोन्स की बात यहाँ पे कही जा रही है। लोन्स, यहाँ पे आप पहले आप देख सकते हैं कॉलम में स्टेट है, दूसरे कॉलम में अमाउंट की बात यहाँ पे कही जा रही है। टोटल कितने राज्य हैं मैं काउंट कर देता हूँ। 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 राज्य यहाँ पे लोन्स ले रहे हैं। ठीक है, वो भी लाख में नहीं, करोड़ में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। करोड़ में यहाँ पे लोन्स यहाँ पे ले रहे हैं, और सबसे ज़्यादा रकम यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, आप यहाँ पे देख सकते हैं 7,054 करोड़ रुपए यहाँ पे लोन ले रहा है। आंध्र प्रदेश 3,716, आधा के आसपास है। असम फिर इससे आधा है 1886, हिमाचल प्रदेश 251 करोड़, मणिपुर 180, मेघालय 192, उड़ीसा 2,725, राजस्थान 5,186, सिक्किम 191, उत्तर प्रदेश 6,823। ये लोन यहाँ पे इन राज्यों के द्वारा लिया जा रहा है। कहाँ से? सेंटर से। कौन देगा लोन? ऑब्वियस सी बात है, राज्यों को लोन कौन देगा? सेंटर देता है। ठीक है, तो केंद्र ने 10 राज्यों को 28,204 करोड़ रुपए उधार लेने की अनुमति दी है। यहाँ पे केंद्रीय वित्त मंत्री ने 10 राज्यों को 28,204 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी है 2021-22 में बिजली क्षेत्र में निर्धारित सुधार करने के लिए। ये ध्यान रख सकते हैं।
ठीक है। पावर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स करना है उसी को लेकर के यहाँ पे लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तमिलनाडु वाज अलाउड टू बोरो द हाईएस्ट एडिशनल अमाउंट ऑफ 7,554 करोड़। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो लोन ले रहा है वो उन राज्यों में से 10 राज्यों में से सबसे ज़्यादा कौन लोन लिया है सेंटर से 7,054 करोड़ रुपए का लोन लिया गया तमिलनाडु के द्वारा, जो कि सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश 6,823, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट आपका है उत्तर प्रदेश 6,823 आपको यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं एंड आंध्र प्रदेश भी उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, जिसने 3,716 करोड़ रुपए का उधार यहाँ पे लिया है सेंटर से। फिर आंध्र प्रदेश देख सकते हैं 3,700, राजस्थान हो गया, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जो कि लोन्स लिया है। ठीक है, क्लियर। ये दूसरा नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर न्यूज़, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का यहाँ पे मीटिंग चल रहा है। ये लोगो आप यहाँ पे देख सकते हैं UNGA, और यहाँ पे वोटिंग चल रही है किसको लेकर के, सैंक्शन लगाने को लेकर के रसिया के ऊपर, क्योंकि रसिया के द्वारा एक छोटा सा शहर है यूक्रेन में, उसके कैपिटल के पास कीव के पास बूचा। कल के डेट में एक वीडियो दिखाया था ना आप लोग को, याद है? कल द हिंदू की क्लास में आपको एक वीडियो दिखाया था किस तरह से वहाँ पे नरसंहार हुआ था, जेनोसाइड हुआ था वहाँ पे लोगों का। आपको उसका दृश्य मैंने दिखाया था, वीडियो दिखाया था द हिंदू की क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी द हिंदू की क्लास जाकर के देख लीजिएगा कल का, वहाँ पे वो वीडियो आपको दिख जाएगा। तो वहाँ पे एक वीडियो आपको रिलीज़ हुआ था। उस रिलीज़ में देखा गया था रोड से जो गाड़ी क्रॉस कर रही है वो सारी चीज़ें कैप्चर कर रही है। जगह जगह पे हर 10-10 कदम पे आपको बहुत सारे आपको लाशें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे लाशें छितरी हुई थी। सैटेलाइट व्यू मैंने एक तरफ से आपको दिखाया था वो चल रहा था, एक तरफ से फ्रंट व्यू आपको दिखाता हुआ चल रहा था सामने से। वहाँ पे उस लोकेशन में किस तरह से सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। बूचा शहर कहाँ पे है ये आपका यूक्रेन में, कीव के बगल में ये आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे ये नरसंहार हुआ था रसिया को लेकर के, जो कि बहुत मतलब निंदा वाली चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि रसिया के द्वारा यहाँ पे की गई थी। तो उसी को यहाँ पे सभी देशों के द्वारा क्या किया जा रहा है, आलोचना की जा रही है, किस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसका यहाँ पे रसिया के द्वारा पालन नहीं किया गया है, और इसी का सभी लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं वोट उसके अगेंस्ट में डाल करके। इंडिया क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया के साथ, इंडिया क्या कर सकता है, थोड़ा सा आप सोचिए इस मैटर पे। तो संयुक्त राष्ट्र सभा ने रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की मंजूरी दी है। तो इसीलिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो मेंबर था रसिया, उसको वहां से सस्पेंड कर दिया गया यूनाइटेड नेशन असेंबली से। ये ध्यान में रखिएगा इस एक्सीडेंट के बाद। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को विश्व निकाय की प्रमुख मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अमेरिका द्वारा शुरू किए गए प्रस्ताव के पक्ष में 93 वोट मिले हैं, जबकि 24 देशों ने वोट नहीं दिया है और भारत सहित 58 देशों ने भाग नहीं लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 देशों ने यहाँ पे वोट नहीं लिया और 58 देशों ने इससे भाग नहीं लिया है, इंक्लूडिंग इंडिया। आप देख सकते हैं, मैंने अभी पूछा था ना कि इंडिया का क्या डिसीजन होगा, तो इंडिया फिर से इस तरह के वोटिंग से पीछे हटा है, बैकआउट किया है, ये ध्यान रखिएगा। और इंडिया के साथ साथ 58 ऐसे देश देखने को मिलेंगे जिन्होंने बैकआउट किया है। बाकी 24 देश ऐसे हैं जो कि उनके बेसिकली अगेंस्ट में वोट किया है, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड एवर सस्पेंशन ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द काउंसिल, ये आपको दूसरी बार यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी देश का यहाँ पे दूसरी बार यहाँ पे सस्पेंशन हुआ है, निलंबन हुआ है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो कहाँ पर आधारित है, कहाँ पर स्थित है, जेनेवा, ये ध्यान रखिएगा, जेनेवा में स्थित है ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए मुझे बताइए ह्यूमन राइट्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो आपका होमवर्क है, आपको बताना है मानव अधिकार दिवस जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। होमवर्क आज का, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वो आपको बताना है, और इसका थीम भी बता दीजिएगा। थीम भी बताया था मैंने आपको कल, देखते हैं कितने लोगों को याद है, थीम भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वोटिंग, देख सकते हैं जो सैंक्शन लगा था ना रसिया के अगेंस्ट में, यानी जो इनको सस्पेंड किया गया था रसिया को ह्यूमन राइट काउंसिल से, इसके फेवर में कितने लोग थे, तो 93 देश जो थे वो इसके फेवर में थे। ये ग्रीन वाला प्लस साइन देख सकते हैं, ये सब उसके फेवर में है। अगेंस्ट कौन थे, वो नहीं चाहते हैं कि रसिया को यहाँ से हटाया जा सके, वो अगेंस्ट में है 24 लोग।
देख सकते हैं, अल्जेरिया है, बेलारूस भी है, सोचने वाली बात है, बेलारूस देख सकते हैं, बेलारूस भी इसमें, बोलिविया देख सकते हैं, बुरुंडी देख सकते हैं, सेंट्रल अफ्रीका देख सकते हैं, कोंगो देख सकते हैं, क्यूबा देख सकते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया देख सकते हैं, ठीक है, इरिट्रिया देख सकते हैं, इथोपिया देख सकते हैं, गैबोन देख सकते हैं, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओडार, माली, रसिया फेडरेशन, रवांडा, सीरियन अरब रिपब्लिकन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, जिम्बाब्वे, ये सब उसके अगेंस्ट में है कि उसको सस्पेंड ना करें, उसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। और एब्सटेंशन जो इसमें वोट ही नहीं किए 58 देश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंडिया भी किस में आपका है, इंडिया भी किस में, इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इंडिया भी इसमें शामिल नहीं है, ये ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अंगोला, ठीक है, बहरीन, बांग्लादेश, बर्बाडोस, अभी ये आपका रिपब्लिक हुआ है, बर्बाडोस, बेलाइज, ठीक है, बोट्सवाना, ब्राजील, ब्रुनेई डारुस्काना, कैबो बर्ड। चलिए मुझे बताइएगा बर्बाडोस के आज के डेट में हेड कौन है, मुखिया कौन है, उसका नाम बताना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये भी आपको कराया है। बुरुंडी देख सकते हैं, फिर सेंट्रल अफ्रीका देख सकते हैं, चाइना देख सकते हैं, क्यूबा, कोंगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इजिप्ट, ये सॉरी कैम्बोडिया देखिए यहाँ पे बेसिकली जिन्होंने ये भाग नहीं लिया है तो ये है अंगोला, बहरीन, बांग्लादेश, बर्बाडोस, बेलीज, भूटान भी नहीं है, बोट्सवाना, ब्राजील, ब्रूनी, कैम्बोवर्डे, कंबोडिया, कैमरॉन के बाद इजिप्ट, एल साल्वाडोर, इक्वाडोरिया कीना की बात की जा रही है, इस्वाटनी, फिर आपका गाम्बिया, फिर घाना, ग्वीनी बिस्सू, गुयाना, इंडिया, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, केन्या, कुवैत, लिसोथो कहाँ पे पड़ता है, साउथ अफ्रीका का मैप चेक करके देखिएगा, वहीं पे मिलेगा छोटा सा। मेडागास्कर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैक्सिको देख सकते हैं, मंगोलिया देख सकते हैं, मोजाम्बिक देख सकते हैं, नाम्बिया देख सकते हैं, नेपाल देख सकते हैं, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सेंट विंसेंट किट्स नेविस, सऊदी अरेबिया, सेनेगल, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, साउथ सूडान, श्रीलंका, सूरीनेम, थाईलैंड, टोगो, त्रिनिडेड टोबैगो, टूनिसिया, युगांडा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड तांजानिया, वेन्यूटा, यमन, ये सब लोग भाग नहीं लिए, ये ध्यान रखिएगा। ये सारे आपको पूरा वोटिंग का पूरा लिस्ट ही आपको दिखा दिया है, तो इसको थोड़ा सा एक बार नजर डाल सकते हैं। इंडिया जो है वो इससे दूर रहा है, ये ह्यूमन राइट काउंसिल में के अगेंस्ट जो सस्पेंड किया गया है रसिया को मेंबरशिप से, उसके फेवर में ना तो यस बोला है ना तो नो बोला है, भारत इससे दूर ही रहा है। बताइए ये कौन है, चलिए बताइए जल्दी से बता दीजिए कौन है ये, कितना नंबर न्यूज़ हो गया ये आपका 4th नंबर न्यूज़ हो गया। आंसर करें, बताएं ये कौन है। चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ, ये राज्यपाल है। कौन है ये, राज्यपाल है। तो किस राज्य के राज्यपाल हैं ये भी बता दीजिएगा। तो ये राज्यपाल है, ये बेसिकली कहाँ के हैं, ये राज्यपाल जो है वो मेघालय के। कहाँ के है, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए सत्यपाल मलिक, यहाँ पे देख सकते हैं इनका नाम क्या है, सत्यपाल मलिक। तो मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और पूर्व अनुसंधान और विश्लेषण विंग के निदेशक A.S. दुलत को क्रमशः वर्ष 2021 और 20 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें पुणे स्थित गैर सरकारी संगठन सरहद द्वारा सम्मानित किया गया है। सरहद इज अ सोशल, कल्चरल एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द स्ट्राइक हिट पीपल इन बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ इंडिया। सरहद एक सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठन है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में संघर्ष प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए समर्पित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। सत्यपाल मलिक की बात की जा रही है, जिसको ऑनर किया गया यहाँ पे संत नामदेव नेशनल अवार्ड के साथ, ये ध्यान रखिएगा, सम्मानित किया गया। ठीक है, क्लियर, डन, समझ में आ गया। मेघालय की ये राज्यपाल है। मेघालय का मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेघालय आपका इकलौता तो नहीं कहूँगा, मेघालय भारत राज्य में ऐसा एक स्टेट है जो अपने बाउंड्री को सिर्फ और सिर्फ किसके साथ शेयर करता है, भारत के राज्यों की अगर सूची की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ असम के साथ शेयर करता है और किसी के साथ नहीं शेयर करता। बाकी दूसरा जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ शेयर करता है। तो भारत के राज्यों में सिर्फ और सिर्फ असम के साथ शेयर करता है, बाकी बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ शेयर करता है। ठीक है, इसका कैपिटल है शिलोंग। क्या है इसका कैपिटल, शिलोंग। ये सारे आप देख सकते हैं। इसका बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है साउथ वेस्ट गारो हिल्स, वेस्ट गारो हिल्स, नॉर्थ गारो हिल्स, ईस्ट गारो हिल्स, साउथ गारो हिल्स, वेस्ट खालसी हिल्स, साउथ वेस्ट खालसी हिल्स, ईस्ट खालसी हिल्स,
वेस्ट जांतिया हिल्स, ईस्ट जेंटिया हिल्स। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, चलिए इसको अगर मैं इंडिया मैप की बात करूँ तो इंडिया मैप में अगर मैं इसको दिखाऊं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ग्लोब है और इसमें हमारा प्यारा भारत है, आप देख सकते हैं। प्यारा भारत में जब आप इधर जाइएगा, दिस इज बांग्लादेश। बांग्लादेश के जस्ट ऊपर आप देखें, बांग्लादेश के छोटा सा आप देख सकते हैं, दिस इज मेघालय। देखिए आपको ये बिहार है, ठीक है, बिहार है, आप देख सकते हैं। बिहार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार से पटना से यहाँ निकले, ये वेस्ट बंगाल से एंटर किए, वेस्ट बंगाल के बाद असम में, असम से फिर मेघालय, मेघालय का शिलोंग यहाँ पे कैपिटल है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज मेघालय। क्लियर, डन, दिस इज मेघालय। सर में आ गया। चिरापुंजी आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। शिलोंग देख सकते हैं। ठीक है, लोकेशंस क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कितनी बार रटवा दिया है बताइए, ये रटवाया है कि नहीं रटवाया, बताइए मुझे, बताइए मुझे। देखिए जो 67th का पेपर देने जा रहे हैं, मैं उनको बता दूं, 67th बीपीएससी जो देने जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैंने आपको जीडीपी बोला था याद करने के लिए, ये कब की बात कर रहा हूँ, FY22 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, FY22, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर रेपो रेट बोला था और एक रिवर्स रेपो रेट बोला था ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीडीपी कितना बोला है याद करने के लिए, 9.2%। ठीक है, रेपो रेट 4% और ये 3.35% आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आरबीआई की बात यहाँ पे कही जा रही है, तो आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.5% अपरिवर्तित रखा गया। चलिए दूसरा होमवर्क आपके सामने, दूसरा होमवर्क, चलिए मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे आंसर चाहिए, कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। मुझे बताइएगा, होमवर्क है आपका आज का, जीडीपी किसे कहते हैं, ठीक है, रेपो रेट किसको कहते हैं और रिवर्स रेपो रेट किसको कहते हैं, ये तीनों चीज हम मुझे बताइएगा कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जीडीपी डबल आर, ठीक है, ये होमवर्क है आपका। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को 4% और रिवर्स रेपो दर को 3.35% पर अपरिवर्तित रखा है। सीमांत स्थायी सुविधा MSF की बात यहाँ पे कही जा रही है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात यहाँ पे कही जा रही है, जहाँ पे बैंक दर 4.25% पर अपरिवर्तित रहता है। इसके अलावा तरलता समायोजन सुविधा की अगर हम लोग बात करें, LAF की बात करें, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की बात करें, तो गलियारे यहाँ पे कॉरिडोर की चौड़ाई को 50 आधार अंकों तक बहाल करने का निर्णय लिया गया, जो कि महामारी से पहले की स्थिति थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, ये आपका 5th नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 6ठा नंबर न्यूज यहाँ पे देख सकते हैं, PDRDGS, यहाँ पे आप देख सकते हैं PDRDG, यहाँ पे पोस्ट डिवैल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट किया गया यहाँ पे स्टेट्स को, कितना आप देख सकते हैं 2022-23 में जो स्टेट्स को यहाँ पे ग्रांट किया गया करोड़ रुपए की बात की जाए 13,587, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, और पहला इंस्टॉलमेंट जो करोड़ में गया अप्रैल में वो 11,032.25 करोड़ रुपए यहाँ पे गया। फिर केरल आप देख सकते हैं 2022-23 का इतना यहाँ पे निर्धारित किया गया। ठीक है, क्लियर, तो ये सारे आप स्टेट वाइज देख सकते हैं कहाँ पे कितना कितना रिक्वायरमेंट है और पहला इंस्टॉलमेंट कहाँ पे कितना कितना पहुँचाया गया है, ये सारे का डेटा आपके सामने है, देख सकते हैं। PIB सोर्स है, वहीं से इसको लिया गया। तो सरकार ने 14 राज्यों को 7,183 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया। डिवॉल्यूशन के बाद राजस्व घाटा PDRD, ठीक है, अनुदान की पहली मासिक किस्त 7,183 करोड़ रुपए सरकार द्वारा 14 राज्यों को जारी की गई है। कितने राज्य हैं देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 राज्यों को यहाँ पे जारी किया गया।
आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इन सभी राज्यों को बेसिकली ये आपका अनुदान यहाँ पे मासिक किस्त यहाँ पे दिया गया 7,183 पहला। ठीक है, ये ग्रांट वाज रिलीज्ड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द 5th फाइनेंस कमीशन। तो ये जो 5वां वित्त आयोग था उसके सिफारिश के अनुसार इसको जारी किया गया, ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 PDF आपको सिर्फ और सिर्फ 299 पर मंथ में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी आपको सिर्फ 299 पे करना है और पूरे मंथ का करेंट अफेयर जो कि सुबह 11 बजे क्लास होती है, करेंट अफेयर MCQ जो कि क्लास 11:45 पे होती है, और द हिंदू की क्लास रात के 10 बजे। कहीं मिल सकता है इतने कम प्राइसेस में आपको PDF आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है इतने सिर्फ 299 पर मंथ पे। बिहार न्यूज़ के नोट्स आप देख सकते हैं 149 पर मंथ यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। करंट अफेयर आप यहाँ पे देख सकते हैं अक्टूबर से यहाँ पे आप देख सकते हैं फरवरी 2021 से अक्टूबर 2021 करंट अफेयर नोट्स विद MCQ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज़ में। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन किया जा रहा है। ये वाली क्लास रात में 8 बजे होती है, ये वाली क्लास आप देख सकते हैं 6:45 में होती है। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे 199 ओनली में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस, जो कि 8 बजे मेरे द्वारा कराया जाता है। तो जिनको भी ये PDFs की रिक्वायरमेंट हो, PDFs जिनको चाहिए, आपको क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, वहीं पे आपको पेमेंट करने को लेकर के बता दिया जाएगा, कौन सा PDF आपको चाहिए वहाँ पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा और फिर आपको प्रोवाइड कर दीजिएगा ये PDF व्हाट्सअप पे ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्टेट है बताइए? वेस्ट बंगाल। ठीक है, कौन सा लोकेशन है ये लोकेशन वेस्ट बंगाल है, ये ध्यान रखिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नियम की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो वेस्ट बंगाल फॉर्म्स कमेटी ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पश्चिम बंगाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समिति गठित की। यहाँ पे आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल सरकार ने 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो 10 मेंबर कमेटी का यहाँ पे गठन किया गया। ये एग्जामिन करेगा किसको? NEP को 2020 का, ये ध्यान रखिएगा। और कितनी स्टेट लेवल पॉलिसी में एजुकेशन की रिक्वायरमेंट हो NEP को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसका विवरण लेगा। ठीक है, तो 2020 की अगर हम लोग बात करें, जांच करेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का और शिक्षा पर राज्य स्तरीय नीति की आवश्यकता का आकलन करेगा कि अगर एक्चुअली में ये राज्य में इसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, तो उसका ये जायजा लेगा। ठीक है, उसी के बेसिस पर आधार पर इसका यहाँ पे फिलहाल गठन किया गया है 10 मेंबर कमेटी का। ठीक है, ये कमेटी का काम क्या है? समिति केंद्र द्वारा NEP 2020 के अनावरण के बाद शिक्षा क्षेत्र में महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों के द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करेगी। तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र और केरल के द्वारा जो इतने कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ पे लिटरेसी लेवल सबसे कम है। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया 10 मेंबर कमेटी का, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को क्या करेगा? मॉनिटर करेगा, एग्जामिन करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नई शिक्षा नीति 2020 की अगर हम बात करें तो भारत में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है। इससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। नई शिक्षा नीति को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नाम दिया गया है। ठीक है, इस नीति के जरिए 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह नई शिक्षा नीति लगभग 66 पन्ने, हिंदी में 117 पन्ने की है। नई शिक्षा नीति में सबसे खास बदलाव 5.3+4 का प्रारूप है। आइए जानते हैं क्या है ये प्रारूप। 5+3+3+4 के प्रारूप में पहला 5 साल बच्चा प्री स्कूल और कक्षा 1-2 में पढ़ेगा। ठीक है, प्री स्कूल और 1-2, पहला प्री स्कूल हुआ, फिर LKG, UKG, 1-2। ठीक है, तो पहले 5 साल 1-2 तक पढ़ेगा। उसके बाद 3 साल आप देख सकते हैं 5 साल पूरे हो जाएंगे तो 8 से 11 तक आप देख सकते हैं उम्र में आगे की 3 कक्षाएं 3, 4, 5 की पढ़ाई होगी। यानी 8 साल से 11 साल के बीच में जब होगा तो वह 3, 4, 5 क्लास की पढ़ाई करेगा। 11 से 14 वर्ष की उम्र में क्या होगा? जब वो 6, 7, 8 में रहेगा,
और 14 से 18 साल की उम्र में छात्र 9वीं से 12वीं तक का पढ़ाई कर सकेगा। ठीक है, तो 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई बोर्ड आधारित होगी, लेकिन इसे खासा सरल नई शिक्षा नीति में बनाया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। वेस्ट बंगाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, यहाँ पे सिक्किम हो गई। ये सारे लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इंटरनेशनल यहाँ पे भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये सारे लोकेशन ध्यान में रखते हुए चलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये न्यूज़ नंबर कितना था? ये न्यूज़ नंबर 7 था। ठीक है, न्यूज़ नंबर 7 था। आइए 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये है न्यूज़ नंबर 8। चलिए बताइए मुझे कितनी बार इसका नाम बता दिया, बताइए इसका नाम बताइए। ठीक है, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए। इतनी बार तो बता दिया है। ये है गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। ठीक है, एक गल्फ ऑफ खंबत। ठीक है, डन। ये हो गया जूनागढ़, ये हो गया SEZ कांडला पोर्ट, जूनागढ़। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। वर्ल्ड बैंक और AIIB के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया। गुजरात सरकार को यहाँ पे लोन दिया है 7,500 करोड़ रुपए का। विश्व बैंक और AIIB गुजरात सरकार को देंगे 7,500 करोड़ रुपए का कर्ज। तो यहाँ पे देख सकते हैं विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक गुजरात सरकार के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के लिए 7,500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। तो सुधार लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे मॉनिटर भी किया जाएगा यहाँ के बच्चों को लेकर के, वो कितना सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। इसके तहत राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, और राज्य के सभी 35,133 सरकारी और 5,847 अनुदान प्राप्त स्कूलों को कवर करेगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट आपका एम कर रहा है क्वालिटी एजुकेशन राज्यों में इस्टेब्लिश करने को लेकर के, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ठीक है, क्लियर। 7,500 करोड़ रुपए का लोन दिया गया गुजरात गवर्नमेंट को। गुजरात का मैप देख सकते हैं, कांडला पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिला, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबत। तो ये आपका हो गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। जूनागढ़ याद आ रहा है? जूनागढ़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये भारत में नहीं था। चलिए मुझे बताइएगा जूनागढ़ किसके अंडर में था? किसके अंडर में था? ठीक है, होमवर्क किसके अंडर में था? कमेंट्स में सभी लोग आंसर करते हुए चलिएगा। अगला यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हैं। दिस इज आपका न्यूज़ नंबर 9। यहाँ पे किसकी बात कही जा रही है? महंगाई की बात यहाँ पे कही जा रही है, इन्फ्लेशन की बात यहाँ पे कही जा रही है। महंगाई कितना है उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। तो RBI की तरफ से कितना सेट किया गया है? 5.7% फिजिकल फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले तो अगर मैं बात करूँ तो हमारे भारत में जो इन्फ्लेशन जो रहता है वो कितना रहता है? ये आपका 2 ± 4% रहता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब 2 से 6% के बीच में ही सारे यहाँ पे जो इन्फ्लेशन का जड़ जो है वो उसी को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्फ्लेशन जो था वो पहले फाइनेंशियल ईयर 23 की बात यहाँ पे कही जा रही है, 5.7% हो गया था। ठीक है, इसके पहले ये क्या है? 4.5% था। तो यहाँ पे एक GDP की ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो वो 7.2% देखने को मिलेगा 22-23 को लेकर के, लेकिन इसके पहले 7.8 था। ठीक है, तो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा यहाँ पे CPI इन्फ्लेशन यहाँ पे जारी किया गया है 5.7% 2022-23 और 2021-22 में 4.5% था। उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, 10 नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज यूनेस्को की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो भारत का कंट्रीब्यूशन $72,124 का है, जो कि रिलीज किया गया यूनेस्को फंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे योगदान करने को लेकर के यूनेस्को कोर्स को लेकर के यहाँ पे 72,124 जो डॉलर है उसको
उसको रखने के लिए बोला है। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2022 में खेल में यहाँ पे डोपिंग के उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष में भारत के $72,124 के योगदान को जारी किया है। ठीक है, यह मूल्यांकित मूल्य के दोगुने का काफ़ी बढ़ा हुआ योगदान है। 2021 में पहली बार युवा मामले और खेल मंत्रालय ने यूनेस्को से प्राप्त अनुरोध के आधार पर यूनेस्को कोष में $28,172 का योगदान किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। ठीक है, 11 नंबर न्यूज़ की तरफ आते हैं। यहाँ पे इंडिया ट्रेड डेफिसिट की बात कही जा रही है, ट्रेड डेफिसिट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे इसमें भी घाटा आपको देखने को मिलेगा। इसमें कितना घाटा है? 87.5% का घाटा यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 22 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका क्लास रेगुलर बेसिस पे मंडे टू सैटरडे होती है। शाम में ये बेसिकली सुबह में 11 बजे ये क्लास होती है, शाम में नहीं होती। तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के तरफ। न्यूज़ नंबर 12 आप यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूज़ नंबर 12। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन है ये मंत्री? सूचना और प्रसारण मंत्री। तो दैट इज जो बोला करती थी कि ऐसा ऐसा होगा जब एक बेटी को विदाई किया जाता है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से जब ये डाटा रिलीज़ किया गया था, तो टोटल एक्सपोर्ट जो यहाँ पे हुआ है वो $417.81 बिलियन का हुआ है, जिसमें इंपोर्ट जो है वो 610.22 यहाँ पे करोड़ का हुआ है। ठीक है, बिलियन डॉलर का। तो यहाँ पे गैप आप देख सकते हैं 192.41 पेट्रोलियम जो है वो आपका यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बेसिकली घाटे की बात की जा रही है, गवर्नमेंट डेटा की बात की जा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अरब डॉलर में यहाँ पे सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत का व्यापार घाटा 2021-22 में 87.65% बढ़कर 192.41 हो गया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़ा है, 87.5% बढ़ करके 192.41 बिलियन हो गया। ठीक है, पहले कितना था? 2021 की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 102.63% था। ठीक है, गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग टोटल एक्सपोर्ट जो हुआ है वो इस बार बढ़ गया है, 417.81 बिलियन था। इंपोर्ट जो था वो भी बहुत ज़्यादा जो था वो बहुत ज़्यादा था, जिसका मूल्य था $610.22 बिलियन। ठीक है, जो ट्रेड गैप आप यहाँ पे देख सकते हैं वो 192.41% का यहाँ पे गैप देखने को मिलेगा। इसको परसेंटेज निकालिएगा तो 87.5% आप यहाँ पे देख सकते हैं। अप्रैल 2021 मार्च 2022 में भारत का माल आयात 610.22 अरब डॉलर था, उसी को लेकर के ये न्यूज़ था। ठीक है, क्लियर, डन। 11 नंबर क्लियर। 12 नंबर की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बात की जा रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे टास्क फोर्स का गठन जो किया गया उनके द्वारा क्या किया जाएगा? AVGC आप देख सकते हैं सेगमेंट में उच्च अध्ययन के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे के सिफारिश यहाँ पे करेगी। ठीक है, AVGC एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और क्रोमिक प्रमोशन टास्क फोर्स का नेतृत्व करना प्रसारण मंत्रालय के सचिव करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उनके द्वारा यहाँ पे उनके नेतृत्व में ये सारी चीज़ें होंगी। तो इट विल ऑल्सो भी रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग अ नेशनल AVGC पॉलिसी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसको फॉलो करने को लेकर के, रिस्पॉन्सिबल करने को लेकर के, फ्रेम करने को लेकर के नेशनल AVGC पॉलिसी को लेकर के, जो कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स को लेकर के है। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। तो अभी टास्क फोर्स यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है ताकि एक तरह से फ्रेमवर्क हायर स्टडीज़ को लेकर के एक बार मुआयना किया जा सके इस सेक्टर्स के थ्रू, AVGC के थ्रू, टास्क फोर्स के थ्रू, जहाँ पे ये अभी बनाया गया, जिसको हेड सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। तो ये आज का पूरा न्यूज़ एनालिसिस था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते हुए चलें। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और टाइमली आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकें।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।